नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने जारी की अयोग्य उम्मीदवारों की सूची। वर्ष 2013 चुनाव के 24 उम्मीदवारों के नाम शामिल। सूची में 2 पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे और दरबू सिंह उइके के नाम आने से राजनीतिक माहौल गरमाया। इलेक्ट्रिक पावर के साथ पहुंची पहली मालगाड़ी। सभी ट्रेनों का जल्द इलेक्ट्रिक से होगा संचालन। चुनावी आचार संहिता लगने पर प्रशासन हुआ सख्त। नगर में संपत्ति विरूपण के तहत हटाए गए फ्लैक्स बैनर। और जिले भर में शारदीय नवरात्र की हो रही व्यापक तैयारियां। 10 अक्टूबर से शुरू होगा आदिशक्ति मां भवानी की उपासना का महापर्व। और अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन पोर्टल पर एक सूची जारी की गई है, जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे लोगों को इस चुनाव में उम्मीदवारी करने अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिससे राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। जारी की गई सूची में प्रदेश के 146 लोगों के नाम हैं, जिन्हें चुनाव लड़ने अयोग्य घोषित किया गया है। इसमें जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र से 24 लोगों के नाम हैं, जिनमें परसवाड़ा विधानसभा के 2 पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे, जो कि भाजपा के संभावित प्रत्याशी हैं, वहीं दूसरे पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके कांग्रेस से प्रत्याशी रहे उम्मीद लिल्हारे, बसपा नेता एवं जिला पंचायत सदस्य दुर्गेश बिसेन सहित 24 लोगों के जारी सूची में नाम शामिल हैं। रविवार को पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे, बसपा नेता दुर्गेश बिसेन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिनके द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डीवी सिंह से मुलाकात कर इसके संबंध में चर्चा की गई। कलेक्टर कार्यालय पहुंचने के दौरान पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे ने कहा कि वे इस बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे। इस संदर्भ में भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि पिछले चुनाव के हिसाब किताब के विवरण को आधार बनाकर निर्वाचन आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित किया है। सर, ये पूर्व विधायक जी रामकिशोर कावरे जी, इनको निर्वाचन आयोग के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस संबंध में आपको क्या कहना है? देखिए, उस समय का जो हिसाब किताब का विवरण है, इसको आधार बना करके निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित किया है। इसका मुझे आज ही पता चला और मैंने पता भी लगाया। मैंने रामकिशोर कावरे से चर्चा भी की कि ऐसा कैसे हुआ है, तो उनका कहना भाई हमने तो समय पर विवरणी जमा कर दी गई है। अब कहीं ना कहीं हो सकता है निर्वाचन आयोग से कैसे उलझन हुआ है वो मामला। अब उसके लिए वकीलों से बात करनी पड़ेगी और आगे क्या अपने को जिला निर्वाचन अधिकारी से भी चर्चा करने हम जाएंगे कि ऐसा उसमें कुछ क्या राहत मिल सकती है। सर, क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे? चुनाव तो इसका यदि राहत नहीं मिली तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं हम वकीलों से भी चर्चा कर रहे हैं। सभी वकीलों से हमारी बातचीत चल रही है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इससे बाकी कोशिश तो करेंगे, क्योंकि यदि हमने विवरण दे दिया हमने समय पर, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो पता लगेगा कि कहाँ चूक हुई है। वहीं परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने कहा कि हमारी प्रतिद्वंदिता भाजपा और कांग्रेस की है। देखिए, वो पूर्व विधायक रहे हैं, दरबू सिंह जी पूर्व विधायक रहे हैं, हमारे यहाँ पूर्व विधायक बहुत से हैं। निश्चित तौर पे अगर वो जिस प्रकार से अभी सबके संज्ञान में पेपर के माध्यम से मेरे भी संज्ञान में आया कि अब वो शायद इस चुनाव के लिए अनवैलिड है, उसके पीछे क्या कमियां थी, कौन सी चीज़ है और उसको वो कैसे अचीव करके वैलिड हो सकते हैं। हमारी प्रतिद्वंदिता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की है। रामकिशोर कावरे जी चुनाव लड़ें या उनको जो इलेक्शन कमीशन है वो चुनाव ना लड़ने दे किन्हीं कारणों की वजह से, ये उनका मैटर है। मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मुझे इसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं
किसी कंपटीशन के दौर से और किसी ऐसी दृष्टि से मैं नहीं देखना चाहता हूँ उनको। मैं चाहता हूँ कि जो कमियाँ हैं वो पूरी करें और अपने आप को स्थापित करें, और सामने मैं चुनाव है, चुनाव की तैयारी करें, वो हो चाहे कोई हो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। बाकायदा ये क्षेत्र के विकास का मामला है और विपक्ष होना ज़रूरी है। अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो जीतने के चांसेस आपके ज़्यादा बनते हैं। ये किसने कहा कि जीतने के चांस बनते हैं या हारने के चांस बनते हैं? मैंने जीत और हार के लिए चुनाव नहीं लड़ा है। इस परसवाड़ा के विकास, परसवाड़ा के भविष्य, परसवाड़ा के बच्चों का भविष्य, बेरोजगार किसानों के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर चुनाव जीतना और हारना ही होता तो मैं कोई और राजनीति करता। मैं राजनीति से सेवा नीति कर रहा हूँ और सबको जागरूक कर रहा हूँ कि परसवाड़ा में एक्चुअल कि अगर कोई राजनीति में है तो उसको कौन से कार्य करना चाहिए, ये संदेश देने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सभी को पालन करना चाहिए। पूर्व विधायक श्री कावरे के चुनावी मैदान में रहने या ना रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अभी मुझे भी जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी और पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे को भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। और जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने जो निर्वाचन आयोग के नियमावली का पालन नहीं किया था, अपनी संपत्ति का समय रहते ब्यौरा नहीं दिया था, तो ये तो बहुत ही कहना चाहिए सोचने वाली बात है कि जब हम लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र का सम्मान कर रहे हैं, लोकतंत्र के रास्ते पे चलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें और जो भी उनके दिशा निर्देश है उस पर चलकर हम कार्य करें। इनकी इस तरह की कार्यप्रणाली से साबित होता है कि ना ये कानून को मानते, ना निर्वाचन आयोग के नियमों को मानते, और ये स्वयंभू अपने आप को समझते हैं, और शायद इसीलिए ऐसा हुआ। तो ये जो भी निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है उसका मैं स्वागत करती हूँ। वहीं इस मामले में दूरभाष पर चर्चा करने के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डीवी सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के पोर्टल पर जानकारी प्रकाशित हुई है। जिले की रेल लाइन पर इलेक्ट्रिक पावर से ट्रेन चलाए जाने के लिए विगत कुछ माह से रेलवे के द्वारा कार्यवाही की जा रही थी, जो लगभग अंतिम पड़ाव पर है। गोंदिया से बालाघाट के बीच ब्रॉडगेज रेल लाइन पर मालगाड़ी का आज पहली बार इलेक्ट्रिक पावर से ट्रेन का सफल संचालन हुआ। अब जल्द ही इस लाइन पर सभी ट्रेनों के इलेक्ट्रिक से चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सीआरएस द्वारा इलेक्ट्रिक पावर इंजन के साथ गोंदिया से समनापुर के बीच निरीक्षण कर ट्रायल किया गया था। इसमें कहाँ चलाओगे? जगह कहाँ है यार इसमें? कोई तो जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, कहाँ चलाओगे? अंदर में फेंकना पड़ेगा, अंदर में। बड़ी खराबी है, पता नहीं ये गाड़ी है, बड़ी गर्म होता है। इस संबंध में स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। 2 महीने पहले जो अगस्त में सीआरएस हुआ था, उसके बाद से अभी सीआरएस की ओके रिपोर्ट भी आ गई है, और इसके बाद में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है उसने सर्टिफाई भी कर दिया है लाइन। इसलिए आज पहली जो मालगाड़ी को ट्रायल के रूप में चलाया जा रहा है, और ये गोंदिया से 3:50 में छोड़ के अभी 4:55 5 बजे तक बालाघाट पहुँचने की संभावना है। और अब लगभग ये गाड़ी अगर सफलतापूर्वक चल गई तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी अन्य मालगाड़ियाँ जो भी आएंगी इलेक्ट्रिक से आएंगी, और साथ ही हो सकता है कि शीघ्र ही गोंदिया से समनापुर के बीच में इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ी जैसे मेमो का प्रावधान भी लागू हो जाए।
नगर के समीप स्थित ग्राम पंचायत कनकी में नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं अरुणोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता रैली निकालकर लोगों को नशा मुक्ति को लेकर प्रेरित किया गया। नशा मुक्त हो गाँव हमारा, फिरती पत्नी बिकते जेवर, छोड़ शराबी ऐसे देवर, फिरती पत्नी बिकते जेवर, छोड़ शराबी ऐसे देवर, हम सबका एक ही नारा, नशा मुक्त हो गाँव हमारा, मंदिरा पीने से क्या है शान, गली गली में होता अपमान, चले जाओ माता बनो, युवा साथियों बड़े बुजुर्गों से सुधर आए कि नशा मुक्ति अभियान के तहत जन जागरण रैली हमारे गाँव हो चुकी है। आपका परिचय बताएं। मेरा नाम दामोदर कड़वे, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ ग्राम कनकी। हमारा कार्यक्रम आयोजित है कि यहाँ पर जन जागरण रैली है कि नशे से क्या दुष्परिणाम हो रहा है, परिवार को, बच्चों को, आने वाली हमारी पीढ़ी को, छात्र छात्राओं को उसका क्या दुष्परिणाम होगा, उसके बारे में हम सचेत करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? ये हमारी पूरा रैली है, यहाँ से आखिर रामलीला मैदान से होते हुए पूरे गाँव में भ्रमण करेगी और शाम के समय में हम एक आम सभा, नुक्कड़ आम सभा लेकर के उसको संबोधित करें। आदिशक्ति मां दुर्गा की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र का 10 अक्टूबर से आगाज होने जा रहा है। इस महापर्व को लेकर नगर सहित ग्रामीण अंचलों में दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। वहीं माता रानी के दरबार को भी संवारा जा रहा है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों में आदिशक्ति मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना के लिए पंडालों को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। वहीं नवरात्र के आरंभ होने के साथ ही माता रानी का दरबार ज्योति कलशों की रोशनी से जगमगा उठेगा। नगर के वारासिवनी रोड पर स्थित प्राचीन काली पाठ मंदिर में भी नवरात्र की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जहां नवरात्र पर मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना कर अखंड ज्योति कलशों की स्थापना की जाएगी। मेरा नाम छोटू पंडा है। सर कब से सेवा करते आ रहे हो? करीबन मेरे को तो अब 18 साल हो गए।
पापा को गुजरे 18 साल हो गए। सर ये महाशक्ति का महापर्व आ रहा है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही कालीपाट होने की? कलश रखा जाता है, जोत जलाई जाती है उसमें, और भी कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे जस हो गई, भजन हो गया, कीर्तन हो गया, जागरण हो गया, ये भी कार्यक्रम, और डेकोरेशन भी किया जाता है। मां बमलेश्वरी सेवा समिति कायदी के तत्वाधान में कायदी स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर से चुनरी पदयात्रा डोंगरगढ़ के लिए रवाना हुई। 45 फीट लंबी चुनरी यात्रा में सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। इस पदयात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। कायदी के बस स्टॉप में भाजपा नेता गौरव पारधी और ग्रामीणों के द्वारा यात्रा का स्वागत कर फल वितरण किया गया और यह यात्रा बालाघाट के लिए रवाना हुई। वहीं बंजारी मंदिर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद यह पदयात्रा बालाघाट पहुंची। हम सर डोंगरगढ़ जा रहे हैं कायदी से माँ के दरबार। अब कितनी फीट चुनरी अर्पण करने जा रहे हैं? ये कम से कम 1100 फुट है। अच्छा, क्या मकसद को लेके जा रहे हैं आप लोग? सबकी मुरादें पूरी होती है वहाँ माता रानी के दरबार में जाओ तो। हर साल जाते हैं क्या? हर साल जाते हैं। कितने लोगों का जत्था जा रही है? ये 200 लोगों का है। नगर के हनुमान चौक के पास छोटा हाथी वाहन ने एक मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार दिलीप ठाकरे ग्राम हट्टा देवरी निवासी घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारासिवनी स्थित वन परिक्षेत्र कार्यालय में वन विभाग के द्वारा मनाए जा रहे वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का समारोह पूर्वक समापन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों के द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण एवं पर्यावरण विषय की जानकारी प्रदान की गई। इस समापन अवसर पर निबंध चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। यदि कोई वर्दी वाला दिख गया तो आपके मन में एक भय हो जाता है, पुलिस है, तो फॉरेस्ट से कोई वर्दी में दिखा तो उनको भी आप पुलिस में ही समझ लेते हैं, ठीक है। और जंगल के प्रति एक भय कि वहाँ शेर रहता है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। या और जो दूसरी जो धारणा बनी हुई है कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं जंगलों में और वहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, ऐसा है, बताया जाता है, डराया जाता है। लेकिन यदि जंगल ना हो तो हमारा सबका जीवन क्या होगा? आप इधर क्यों अलग हो? सर आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया परिक्षेत्र में?
आज वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह जो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक के वारासुनी परिक्षेत्र द्वारा मनाया गया। गांव-गांव में रैलियां निकाली गई, ग्रामीणों को जागरूक किया गया, समितियों की बैठक ली गई, स्कूली बच्चों को मतलब जागरूक किया गया, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए रैली के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। और आज अंतिम दिवस था जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया और जिसमें कुल कल जो प्रतिभागी टोटल 98 थे जो विभिन्न स्कूलों से वारासुनी रेंज के आए हुए थे और जिनका परीक्षा फल घोषित होने के पश्चात कक्षा 6वीं से 8वीं तक के 6 बच्चे, जिसमें 3 बच्चे निबंध प्रतियोगिता में और 3 चित्रकला में, और उसी प्रकार से हायर सेकेंडरी में 6 बच्चे, जिसमें 3 बच्चे निबंध में और 3 बच्चे चित्रकला में। लालबर्रा में भी 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र पर्व की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। वहीं मूर्तिकारों के द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। उल्टा हो जाएगा बेटा। जी आपका परिचय? मेरा नाम एसपी भाटे। कितने दिनों से चल रहा है आपका मूर्ति का काम? मूर्ति का काम तो करीब 20 दिन हो गए। 20 दिन। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष क्या था माहौल? देखिए इस वर्ष तो ऐसा लगता मूर्ति की तादाद कुछ कम है। कारण क्या? कारण तो क्या है, गांव के आदमी ज़्यादा चलना नहीं हो पाता बरोबर, इस कारण से नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पे लालबर्रा में करीब 100 मूर्तियाँ बनती थी, इस बार तादाद कम है। लगभग कितने दिन लग जाते हैं मूर्ति को तैयार करने? देखिए एक मूर्ति को तैयार करने में तो काम तो ऐसा है, हर एक कलाकारी अलग अलग होती है। वही काम 10 दिन 15 दिन में होता है, तो वही काम तो अभी कीमतों में क्या है? कीमत में तो बहुत असर पड़ा है। आज 40 रुपये की सब्जी 90 रुपये की है, लेकिन अब ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र में है, इस चीज़ों को दुकानदार तो समझता है, लेकिन मेरे माल की कीमत दुगनी हुई, लेकिन गांव देहात वाले बेचारे जो ग्राहक है कीमत। नगर के सुजान धर्मशाला में समाजवादी पार्टी की युवा विंग के द्वारा एक चुनावी बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रमुख तौर पर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष महेश सहारे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जनता वर्तमान सरकार से त्रस्त हो गई है। जो भी बदलाव आता है युवाओं की वजह से ही आता है। हमें युवाओं की ताकत पर पूरा भरोसा है। आप सभी से आप ही नहीं, आपके साथ पूरा परिवार होना चाहिए, आपकी पत्नी होनी चाहिए, आपकी माता नहीं होनी चाहिए, आपके भाई, आपके बहन और आपका आसपास पड़ोसी वो भी आपके साथ चलने चाहिए। चाहे वो कोई भी पार्टी से उसे खींच कर लाओ, उसे मना कर लाओ, जैसे भी लाओ, लेकिन वो अपने साथ चलना चाहिए, क्योंकि अब समय बदल चुका है, परिवर्तन होना चाहिए। बहुत हमारे बालाघाट जिले की जनता ने बहुत दुख झेल लिया, बहुत दर्द झेल लिया। अब हमें नहीं सहना इस पीड़ा को, हमें नहीं सहना इस सरकार को, हमारे
वहीं इस बैठक के संदर्भ में पूर्व सांसद श्री मुंजारे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। समाजवादी पार्टी की जो युवा विंग है विधानसभा, उसकी ये बैठक है और ये चुनाव की तैयारी के लेकर बैठक है। और नौजवान लोग जो है जिले भर के जो हमारे समर्थक हैं, कार्यकर्ता वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उनकी तरफ से ये आयोजन है। अभी जो एक जोश दिख रहा है नौजवानों में, युद्ध के लिए, संग्राम के लिए, लड़ाई के लिए, चुनाव के लोकतंत्र को बचाने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत सराहनीय है। पूरी हमको उम्मीद है कि इस बार हम लोग नौजवानों की ताकत पर, नौजवान शक्ति पर, उनके एकता पर यह चुनाव को हम लोग जीतेंगे। बालाघाट विधानसभा से भी, बरसवा विधानसभा से भी, और जहाँ भी हमारी जो पार्टी है उम्मीदवार खड़ा करेगी वहाँ से भी हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये पूरा भरोसा हमको है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, किसानों की जो आत्महत्या हो रही है लगातार रुक नहीं रही है। किसान अपने खून से लिख कर दे रहा है प्रशासन को, सरकार को कि मुझे बचाओ। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जिले भर में संपत्ति विरूपण की कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में आज कोतवाली पुलिस के द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्र में बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स हटाए गए। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में जो है आज भ्रमण के दौरान जो है ये बालाघाट बाजार में जो है काली पुतली चौक से जो हनुमान चौक पर रोड जाता है उस पर जो है जो पुलिस के सीसीटीवी कैमरे के पोल थे उन पर जो है भाजपा पार्टी के झंडे लगे हुए पाए गए हैं, जबकि पूर्व में जो है स्पष्ट निर्देश है कि शासकीय संपत्ति पर जो है बिना अनुमति के जो है किसी भी प्रकार के झंडे, बैनर, पोस्टर इत्यादि नहीं लगाए जाएंगे। और ये मध्य प्रदेश जो है संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जो है या धारा 3 का जो अपराध है। इसी तरह वारासिवनी में भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही की गई। नगर में क्या कार्रवाई की? आचार संहिता के लागू होने के बाद पब्लिक प्लेसेस के जो डिस्प्लेसमेंट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जितनी बैनर वगैरह जिन लोगों ने अभी तक छोड़े हुए हैं उन पर सफाई का काम किया है। सर, राजनीतिक दल से जुड़े हुए बैनर उतारे जा रहे हैं, फिर जो अलग होर्डिंग और लगी हुई है, जिस प्रकार की भी होर्डिंग जिसमें किसी प्रकार का राजनीतिक मैसेज या राजनीतिक तरीके से अगर जो भी जुड़ा हुआ है होर्डिंग उनको हटाने की कार्रवाई। वारासिवनी के कमला नेहरू स्कूल में मतदाता जागरूकता अभियान मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। भरवेली थाना अंतर्गत बैहर रोड पीपरटोला में एक वाहन महिला को टक्कर मारकर फरार हो गया। वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल महिला बसंती बाई टेकाम को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। भरवेली थाना अंतर्गत ग्राम हीरापुर में एक युवक को उसके मोहल्ले के व्यक्ति संजय कन्नौजे ने लाठी से हमला कर घायल कर दिया। घायल युवक विकास भोंडेकर को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। भाजपा कार्यालय में रविवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में 8 अक्टूबर को लालबर्रा में कमल शक्ति के बैनर तले सभा का आयोजन करने एवं आगामी 12 अक्टूबर को राजमाता सिंधिया जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इस संदर्भ में भाजपा नेत्री मौसम हरनखेड़े ने क्या कहा,
आइए जानते हैं। कमल शक्ति के रूप में सारा सब संगठित हुई है और ऐसी कमल शक्ति की बहनों का कल लालबर्रा की धरा पर प्रथम समागम है, जिसमें बालाघाट विधानसभा के कोने कोने से महिलाएं आने वाली हैं और वह हुंकार होगा जीत का, वह हुंकार होगा संकल्प का कि इस बार अगर मध्य प्रदेश में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित ही महिलाओं की विशेष भूमिका के साथ हम चौथी बार सरकार में आएंगे। इसी संकल्प के साथ कल एक बृहद आयोजन लालबर्रा में हो रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी से अनुरोध करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस आयोजन को सफल बनाएं। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के प्रदेश परिमंडल भोपाल के तत्वाधान में 26वां द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन नगर के सिंधु भवन में आयोजित किया गया। इस बैठक में प्रदेश के प्रत्येक संभागीय सचिव की मौजूदगी में संघ को मजबूत बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई। इस संदर्भ में संघ पदाधिकारी सुनील पटले के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। साथियों, ये सच है जैसा कि अभी हमारे आदरणीय चौधरी जी ने बोला, पोस्टमैन मैं डाक विभाग की उसको रिलीज किया कि कहा हो और ऐसा क्यों कहा, ये आप हम सभी काफी समय से समझता हूँ। आज बहुत लंबी मीटिंग हुई है और खुशी इस बात की है कि आप सभी ने बड़े ही अच्छे रूप में हमारे महासचिव कॉमरेड पारस सर ने यहाँ पे तमाम विषयों पर यहाँ पर बड़े खुले विचार रखे हैं। आपने उनको सुना है और कोई विषय मैं नहीं मानता कि कुछ छूटा है। जो कुछ छोटी मोटी कमावेशी थी हमारे और साथियों ने यहाँ पे विचार रखे और मैं नहीं मानता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, समय बहुत हो गया और पहले ही ऐसा कह दिया गया, लेकिन फिर भी जो अभी पारस सर जी ने बातें यहाँ पे कही है उनका आप ध्यान रखें। ये कहने से काम नहीं चलेगा, नारे लगा दिए कॉमरेड पारस सर जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। चौबे जी, अरे संघर्ष आपको करना पड़ेगा, हम तो साथ में है ना। जैसे अभी चौबे जी यहाँ पे बोल रहे थे कह रही इंदौर रीजन। सुनील कुमार पटले जी बताइए, आज यहाँ अधिवेशन चल रहा है, किस संबंध की सूचनाओं को लेकर अधिवेशन किया जा रहा है, क्या जानकारी दी जा रही है? संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश सर्किल का ये यहाँ प्रांतीय अधिवेशन है। प्रांतीय अधिवेशन के साथ में संभाग का भी एक अधिवेशन हो रहा है संगठन को मजबूत बनाने के लिए। इसमें CHQ केंद्रीय मुख्यालय से हमारे जनरल सेक्रेटरी RN पारा सर जी इसमें मुख्य अतिथि हैं जो संबोधन करेंगे सभा को। और इनका कार्यक्रम मध्य प्रदेश के जितने जिले के जो संभागीय सचिव हैं सारे संभागीय सचिव यहाँ उपलब्ध हैं और बालाघाट संभाग का भी यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है और सर्किल बॉडी का भी यहाँ चुनाव हो रहा है। प्रमुख किन विषयों पर चर्चा की जा रही है? प्रमुख रूप से यह है कि न्यू पेंशन स्कीम को बंद करें और कर्मचारियों का जो नए पद हैं वो शीघ्र भरे जाएं। खाली पद जो हैं पोस्टमैन, MTS और डाक सहायक के पद जो खाली हैं वो उनको शीघ्र भरा जाए। इसके लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है? इसके लिए केंद्रीय मुख्यालय से हमारे जनरल सेक्रेटरी RN पारा सर जी आए हैं जो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की एक भूमिका बना रहे हैं। शायद संभवतः नवंबर में एक दिन की हड़ताल हो सकती है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग ने जारी की अयोग्य उम्मीदवारों की सूची। वर्ष 2013 चुनाव के 24 उम्मीदवारों के नाम शामिल। सूची में 2 पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे और दरबू सिंह उइके के नाम आने से राजनीतिक माहौल गरमाया। इलेक्ट्रिक पावर के साथ पहुंची पहली मालगाड़ी। सभी ट्रेनों का जल्द इलेक्ट्रिक से होगा संचालन। चुनावी आचार संहिता लगने पर प्रशासन हुआ सख्त। नगर में संपत्ति विरूपण के तहत हटाए गए फ्लैक्स बैनर। और जिले भर में शारदीय नवरात्र की हो रही व्यापक तैयारियां। 10 अक्टूबर से शुरू होगा आदिशक्ति मां भवानी की उपासना का महापर्व। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। बुलेटिन की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अब अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो
तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।